हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए हम। जो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, सक्शन प्रेशर यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न इन लेबर रूम। लेबर रूम के अंदर न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए हम कितना सक्शन प्रेशर यूज़ में लेते हैं। तो कितना सक्शन प्रेशर यूज़ में लेंगे हम न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। सक्शन प्रेशर की बात करें हम, सक्शन प्रेशर की बात करें तो हम न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए 60 to 80 mmHg यूज़ लेते हैं। इन्फेंट के लिए हम यूज में लेते हैं 80 to 100 mmHg। वही बात करें हम एडल्ट के लिए, अगर सक्शन प्रेशर हमें यूज करना है तो उसके लेगा 100 से 120 mmHg। वहीं अगर हमारे पास प्री टर्म बेबी हैं, क्या है, प्री टर्म बेबी है, तो उसके लिए हम सक्शन प्रेशर यूज में लेंगे 40 to 60 mmHg। क्लियर है। तो हमसे पूछा है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितना हम यूज़ में लेंगे 60 से 80 mmHg। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आंसर आ जाएगा। कितने समय तक लेते हैं हम, 5 to 10 सेकेंड्स के लिए हम क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। और नॉट मोर देन 15 सेकेंड, कभी भी 15 सेकंड से हम ज़्यादा सक्शन नहीं करेंगे। जो सक्शन वो करेंगे हम कितना करेंगे, 5 to 10 सेकंड। जब भी हम सक्शन करेंगे और सक्शन करने के पहले और सक्शन करने के बाद हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। क्या करनी है, हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, सक्शन करने से पहले और सक्शन करने के बाद। तो क्लियर है पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर ए 14-year-old चाइल्ड विद डिप्रेशन। एक 14 साल का बच्चा है जो डिप्रेशन में है, तो उसके लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होगी। तो 14 साल वाले बच्चे के लिए अगर ड्रग्स ऑफ चॉइस की बात करें डिप्रेशन के लिए, तो उसके ड्रग्स ऑफ चॉइस होगी फ्लोक्सिटिन। क्या होगी, फ्लोक्सिटिन। फ्लोक्सिटिन को हम प्रोजेक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोजेक के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी ड्रग्स है, SSRI ड्रग्स है। कौन सी ड्रग्स है, SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये 14 साल के बच्चों को हम ड्रग्स ऑफ चॉइस डिप्रेशन। वहीं बात करें अगर एडल्ट के लिए पूछ ले, तो एडल्ट के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी होगी डिप्रेशन में। तो एडल्ट के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होगी वो होगी वोटियोक्सिटिन। कौन सी होगी, वोटियोक्सिटिन। और सेक्टिसिन किसके लिए होगी, एडल्ट के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज का कारण क्या है। तो पार्किंसन का डिजीज़ क्या है कि जो डोपामिन लेवल होता है, डोपामिन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी पर्सन के अंदर अगर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसको पार्किंसन होने की संभावना रहती है। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन इन सस्टेनिया नाइग्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन टेस्ट पर्पज फर्स्ट एंटीनेटल एग्ज़ाम। फर्स्ट एंटीनेटल एग्ज़ाम के दौरान जो हम यूरिन टेस्ट करते हैं उसका पर्पज क्या होगा। तो फर्स्ट एंटीनेटल एग्ज़ाम के दौरान जो फर्स्ट यूरिन टेस्ट हम करते हैं उसका जो मेन पर्पज है वो है यूरिनरी प्रोटीन है उसको डिटेक्ट करना। क्या है, जो यूरिनरी प्रोटीन होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन टेस्ट करते हैं फर्स्ट एंटीनेटल एग्जामिनेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लियर फ्लूइड लीकेज थ्रू ईयर एंड नोज आफ्टर 3 आवर ऑफ द हेड इंजरी इंडिकेट। एक हेड इंजरी हुई, उसके 3 घंटे के बाद उसके ईयर और नोज से क्लियर फ्लूइड लीकेज हो रहा है, तो ये किस चीज़ के फ्रैक्चर को इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है बेसल स्कल फ्रैक्चर को। किसको करेगा? स्कल फ्रैक्चर को। क्या करेगा? स्कल फ्रैक्चर को इंडिकेट करेगा। और जो ये क्लियर फ्लूइड हो रहा है वो क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कहाँ से लीकेज हो रहा है? ईयर एंड नोज से हो रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा बेसल स्कल फ्रैक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इनमें से किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा साइना कोबालामाइन की डेफिशिएंसी के कारण होगा। और साइनाकोबालामाइन को हम क्या बोलते हैं? विटामिन B12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन B12। आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी नहीं मिलेगा। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड से डेफिशिएंसी होगा। कैल्शियम में हाइपोकैल्सीमिया हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर्स। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमें कब देखने को मिलेगा? तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमें देखने को मिलेगा आफ्टर 24 आवर्स ऑफ लाइफ। कब देखने को मिलेगा? आफ्टर 24 ऑफ लाइफ। और जो विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, हम उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो इसका आंसर होगा आफ्टर 24 आवर्स वो देख रहे हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और जो विद इन 24 आवर देख रहे हैं उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्लियर है दोस्तों? जो पैथोलॉजिकल होगा विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर फ्रॉम प्लेजरेबल सिचुएशन। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेजरेबल सिचुएशन में भी उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो इनएबिलिटी होती है, उनको शो नहीं कर पाता है। तो प्लेजरेबल सिचुएशन में भी प्लेजर को शो नहीं कर पाना, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे एहेडोनिया। क्या बोलेंगे? एहेडोनिया। यानी कि जो प्लेजरेबल सिचुएशन होने के बाद भी उनको इनएबिलिटी होती है, वो उसको शो नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे। वहीं बात करें अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया किसे बोलेंगे? एक पर्सन है जो अनेबल टू परफॉर्म टास्क और मूवमेंट। एक पर्सन है जो क्या करता है? अनेबल टू परफॉर्म टास्क एंड मूवमेंट व्हेन आस्क्ड। उसको किसी भी टास्क को और मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता, उस कंडीशन को बोलेंगे अप्रेक्सिया। वहीं बात करें इकोलिया। इकोलिया किसे कहे? इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड। किसी वर्ड को बार बार दोहराना। इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। किसी भी वर्ड को बार बार दोहराना, उसको क्या कहो? इकोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर इज सीन इन। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर इनमें से हमें किसमें देखने को मिलता है? तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर हमें देखने को मिलेगा मेनिया की कंडीशन में। किसमें देखने को मिलेगा? मेनिया वाले पेशेंट को हमें क्या देखने को मिलेगा? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगाम एंटीडी डोज आफ्टर डिलीवरी इज।
जो रोगाम एंटी-डी जो हम देते हैं आफ्टर डिलीवरी इसकी डोज कितनी होती है? तो आफ्टर डोज की डिलीवरी होगी 300 माइक्रोग्राम। कितना होगा? 300 माइक्रोग्राम हम देते हैं। कब देंगे इसको? विदिन 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर हम इसे देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एनिमा सॉल्यूशन फॉर इन्फेंट। इन्फेंट के लिए जो एनिमा का सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है? तो इन्फेंट के लिए हम देते हैं 100 से 150 ml। कितना देते हैं? 100 से 150 ml। यानी कि इन्फेंट को जब भी हम एनिमा देंगे तो उसका जो लेवल होगा, वॉल्यूम होगा, वो होगा लेस देन 250 ml। वही बात करें हम चाइल्ड की, अगर चाइल्ड को एनिमा देते हैं तो चाइल्ड के लिए जो वॉल्यूम होगा 250 टू 500 ml। और वही अगर हम बात करें एडल्ट की बात करें तो एडल्ट को जो एनिमा सॉल्यूशन हम देंगे वो होगा 500 टू 1000 ml। तो इन्फेंट के लिए कितना होगा? लेस देन 250 ml। तो 100 से 150 ml हम किसको देंगे? इन्फेंट को देंगे। चाइल्ड को देंगे 250 से 500 ml और एडल्ट को देंगे 500 से 100 ml। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंटीडोट ऑफ ओपोइड्स। ओपोइड्स की एंटीडोट कौन सी है? तो ओपोइड्स का जो एंटीडोट है, अगर किसी पेशेंट में ओपोइड्स ओवरडोज हो गया तो उसके लिए हम देते हैं नैलक्सोन। क्या देंगे? नैलक्सोन देंगे। वहीं बात करें अपन फ्लूफेनाजिन क्या है? फ्लूफेनाजिन क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। क्या है? एक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। क्या है ये? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं? सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं। किसके लिए? सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं। वहीं बात करें हम फ्लूमाजिनिल किसका और एंटीडोट है? फ्लूमाजिनिल से बेंजोडाइजापिन का। किसका एंटीडोट है ये? बेंजोडाइजापिन का। बेंजोडाइजापिन का क्या है? एंटीडोट। अगर किसी पेशेंट में बेंजोडाइजापिन ओवरडोज हो जाती है, क्या हो जाती है? ओवरडोज हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं? फ्लूमेजाजिल देते हैं। वही बात करें बेंजोडाइजापिन, तो बेंजोडाइजापिन क्या है? बेंजोडाइजापिन एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, होम विजिट प्लानिंग विल बी बेस्ड ऑन। होम विजिट की जो प्लानिंग होती है वो बेस्ड होती है किस पर? तो होम विजिट की जो प्लानिंग होती है वो बेस्ड होती है नीड ऑफ द पेशेंट। जब भी पेशेंट को नीड होगी तो नर्स क्या करेगी? होम विजिट करेगी। तो होम विजिट किसके ऊपर बेस्ड होती है? नीड ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। इनमें से कौन सी मेडिसिन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन नहीं है? रेस्पेरिडोन ये भी एंटीसाइकोटिक है, ओलेंजापिन ये भी है, हैलोपेरिडोल ये भी है, तो कौन सी नहीं है? एमिप्रामाइन। कौन सी नहीं है? इमिप्रामाइन। ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन नहीं है। ये देते हैं ड्रग्स ऑफ चॉइस चिल्ड्रन में एन्यूरिसिस वाले को। किसको देते हैं? एन्यूरिसिस वाले को। वहीं अगर बात करें एडल्ट में, तो ये एडल्ट में हम देंगे डिप्रेशन वाले पेशेंटों को, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड ए नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। एक नर्स है जो एडल्ट को आयरन इंजेक्शन दे रही है,
तो वो कौन से रूट से उसको देगी या कौन सी टेक्निक से उसको देगी। तो जब भी किसी पेशेंट को आयरन इंजेक्शन दिया जाता है तो आयरन इंजेक्शन दिया जाता है जेट्रेक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल मसल्स में। कैसे दिया जाता है? जेट्रेक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल मसल्स में दिया जाता है। जो साइट होगी जेट्रेक की वो एडल्ट के लिए होगी वेंट्रोग्लूटियल और वहीं चिल्ड्रन के लिए होगी वेस्टस लैटरलिस। कौन सी होगी? वेस्टस लैटरलिस, जो प्रेफर साइड जो है। जब भी हम जेट्रेक इंजेक्शन देंगे तो पेशेंट को कभी भी मसाज के लिए नहीं बोलेंगे, नेवर मसाज, क्योंकि जितने भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद मसाज करते हैं, लेकिन इसमें हमें मसाज नहीं करना है, क्योंकि अगर मसाज करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा? इरिटेशन होने लग जाएगी, तो इसलिए हम मसाज नहीं करते। वही बात करें हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम देते हैं 45 डिग्री के एंगल में। जितने भी हम इंसुलिन लगाते हैं वो कौन से रूट से लगाते हैं? सबक्यूटेनियस से। वही बात करें इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टोइड, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। और वही बात करें हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन फॉर आर्म, तो आर्म में जो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन देते हैं हम वो टेस्ट करने के लिए लगाते हैं, टेस्ट डोज लगाते हैं। जितनी भी एंटीबायोटिक्स देंगे हम उनका टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट? एलर्जिक टेस्ट के लिए। तो इंट्राडर्मल हम लेंगे, टेस्ट डोज जो भी होती है वो इंट्राडर्मली लगाते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ इज। एक बच्चा 12 साल का है, उसकी एक्सपेक्टेड नॉर्मल हाइट क्या होगी? तो हाइट की हम बात करें एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट होती है 50 सेंटीमीटर। जब वो 3 महीने का हो जाएगा तो उसकी हाइट हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। जब वो 9 मंथ का हो जाएगा तो उसकी हाइट हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। जब वो 12 मंथ का हो जाएगा तो उसकी हाइट हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। 3 ईयर की एज में इसकी हाइट हो जाएगी 95 सेंटीमीटर। 2 ईयर की एज में इसकी हाइट हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। 4 ईयर की एज में इसकी हाइट हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। और जब 5 साल का हो जाएगा तो इसकी हाइट होगी 105 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि 12 महीने के बच्चे की जो हाइट होगी वो क्या होगी? तो 12 मंथ वाले बच्चे की जो हाइट है, 12 मंथ वाले जो बच्चे की हाइट है वो क्या है? 75 सेंटीमीटर। क्या है? 75 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? वहीं आपसे पूछ ले कि भैया 2 साल वाले की कितने होगी, तो 90 सेंटीमीटर। 4 साल वाले की कितनी होगी, यानी कि डबल कब होती है? न्यूबॉर्न जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर डबल उसकी हाइट कब होगी? तो उसकी हाइट होगी 4 साल में। 4 साल में क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। न्यूबॉर्न बेबी में हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे? फोलिक एसिड देंगे। क्या देंगे? फोलिक एसिड देंगे। किसको? मदर को। कब देंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जब भी न्यूरल ट्यूब बनती है, क्या बनती है? न्यूरल ट्यूब बनती है, तो वो ये कब बनती है? बिटवीन 17 टू 13 डे, यानी कि 17 दिन से 30 दिन में जो क्या होता है, इनका डेवलपमेंट हो जाता है आफ्टर कंसेप्शन। आफ्टर कंसेप्शन जो न्यूरल ट्यूब होती है उसका
हमें कंसेप्शन देखने को मिलता है 17 से 30 दिन में। अगर हम इस टाइम मदर को फोलिक एसिड प्रोवाइड करवाते हैं, फोलिक एसिड प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो जो मदर होती है उसको हमें क्या देना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द पोजीशन इज टू बी प्रोवाइड टू ए अनकॉन्शियस पेशेंट विल वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसकी माउथ केयर प्रोवाइड की जा रही है, तो माउथ केयर प्रोवाइड करते वक्त पेशेंट को कौन सी पोजीशन में हमें रखना है। तो पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है। तो जब भी हम पेशेंट जो अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट को माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसको जब जो पोजीशन होगी, उसके लिए जो पोजीशन होगी वो प्रेफर्ड पोजीशन होगी साइड लाइन पोजीशन। कौन सी होगी, साइड लाइन पोजीशन। अगर उसको हम सुपाइन पोजीशन में रखेंगे तो एस्पायरेट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पेशेंट को हम क्या देंगे, साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करें, जिससे जो फ्लूइड हमने इसकी माउथ केयर के लिए चलाया था वो आसानी से क्लियर हो जाए। और इस फ्लूइड को हम किस में ले लें, जो हम किडनी ट्रे लेते हैं, किडनी ट्रे में हम इस फ्लूइड को कलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स कॉज पुअर विजन एंड डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन। इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं जो कॉज करती हैं पुअर विजन एंड डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन। तो कौन सी करेगी, कौन सी करेगी, तो आपका आंसर होगा इथाम्बुटोल। ये क्या करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस और स्किन रैशेज कोज करती है। वही बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है। क्या करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी, या एट्थ क्रेनियल जो नर्व होती है उसको डैमेज कर देती है, एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज कर दे। वही बात करें रिफाम्पिसिन, जब भी पेशेंट रिफाम्पिसिन रहेगा तो उसका जो यूरिन का कलर होगा वो कैसा आएगा, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। और पायराजिनामाइड हाइपर यूरिसीमिया कोज करती है। क्या करती है, हाइपर यूरिसीमिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द ऑफ रबिंग एन ऑयल इनटू द स्किन टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट इज नोन एज। स्किन के ऊपर ऑयल को रब करने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो स्किन के ऊपर ऑयल को हम रब करने के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इनक्शन। क्या बोलते हैं, इनक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनक्शन बोलते हैं। वही बात करें इनहेलेशन की, तो इनहेलेशन का मतलब क्या है कि ड्रग्स को लंग्स में एंटर करवाना, एंटर्स द लंग्स इन गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में ड्रग्स को लंग्स के अंदर एंटर करवाना क्या कहलाएगा, इनहेलेशन। वहीं बात करें इन्फ्यूज़न, तो किसी भी व्यक्ति में लार्ज वॉल्यूम मेडिकेशन को देना, लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड आईवी रूट के द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन प्रोवाइड करना, उसको हम क्या करेंगे, इन्फ्यूज़न। वही बात करें इंजेक्शन, तो स्मॉल अमाउंट की जो मेडिसिन होती है, स्मॉल अमाउंट मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट
IV रूट, सबक्यूटेनियस रूट। तो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल रूट के थ्रू स्मॉल वॉल्यूम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना क्या कहलाएगा? इंजेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन दैट यू विल टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? आप एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को देखते हो और उसको देखने के बाद तत्काल क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप करोगे? तो जब भी आप किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को देखोगे तो इमीडिएट आपको सबसे पहला काम, इमीडिएट जो काम करना है वह है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन। सबसे पहला काम हमें यही करना है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, हमारी प्रायोरिटी होती है, उसका काम यही है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल साइंस। उसके बाद आपको क्या करना है? इन्फॉर्म द फिजिशियन करना है। उसके बाद इन्फॉर्म द ब्लड बैंक करना है। क्या करना है? इन्फॉर्म द ब्लड बैंक। लेकिन फर्स्ट काम क्या करना है आपको? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलेगा, आप में जो इमीडिएट रिएक्शन जो देखने को मिलेंगे वो फिब्राइल रिएक्शन देखने को मिलेंगे। कौन से रिएक्शन देखने को मिलेंगे? फिब्राइल रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती हैं। फिब्राइल रिएक्शन आपको एनाफाइलेटिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। आर्टिकेरिया आपको देखने को मिलेगा इस पेशेंट में। आर्टिकेरिया आपको देखने को मिल सकता है। एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये अगर आपको देखने को मिले तो तत्काल आपको क्या करना है? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर मोनोलियासिस? तो मोनोलियासिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है? तो मोनोलियासिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है कैंडिडा एल्बिकेंस। कौन सा? कैंडिडा एल्बिकेंस। कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? कैंडिडा एल्बिकेंस। वही क्या है? टीनिया क्रूसिस। ये क्या है? एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस क्या है? ये मल्टीपल इन्फेक्शन कोज करता है। क्या करता है? मल्टीपल इन्फेक्शन कोज करता है, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस कोज करेगा, बैक्टीरियमिया कोज करेगा। तो ये मल्टीपल इन्फेक्शन कोज करता है। वहीं बात करें गोनोकोकाई, तो नाइजीरिया गोनोकोकाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या है? ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary tuberculosis. Which of the following anti-tuberculosis drugs should not be given? एक 30 साल की प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो डायग्नोस्ड हुई है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो इनमें से आप कौन से एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स इस प्रेग्नेंट महिला को नहीं दोगे? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कौन से मेडिकेशन नहीं देंगे? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देंगे। ये क्या कोज करेगी? हार्मफुल इफेक्ट। क्या कोज करेगी? हार्मफुल इफेक्ट फॉर फीटस के लिए जो हार्मफुल इफेक्ट क्या करेगी? कोज करेगी। क्लियर है दोस्तों? हम इसको आइसोनियाजिड दे सकते हैं, रिफाम्पिसिन दे सकते हैं, थामबुटोल देंगे, लेकिन कभी भी नहीं देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको नहीं देते हैं, क्योंकि ये कोज करेगी हार्मफुल इफेक्ट। ये कोज कर सकती है ऑटोटॉक्सिसिटी। क्या कोज कर सकती है? ऑटोटॉक्सिसिटी कोज कर सकती है।
क्या कॉज करेगी? ऑटो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज बेंगल टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, रोज बेंगल टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? तो रोज बेंगल टेस्ट जो डायग्नोसिस के लिए किया जाता है वो है ब्रूसेलोसिस। किसके लिए? ब्रूसेलोसिस के लिए। ब्रूसेलोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। क्या होती है? एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है। वही बात करें वूपिंग कफ या पर्टूसिस, वूपिंग कफ या पर्टूसिस, इसके लिए टेस्ट के लिए हम नोज एंड थ्रोट कल्चर करेंगे। क्या करेंगे? नोज एंड थ्रोट कल्चर करेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। वही बात करें ब्रोंकिएक्टासिस, इसके लिए हम करेंगे सीटी स्कैन। क्या करेंगे? सीटी स्कैन। वही बात करें बेसिनोसिस को हम ब्राउन लंग्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ब्राउन लंग्स डिजीज़, इसी को हम मंडे फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडे फीवर भी बोलते हैं। किसके कारण होती है ये? कॉटन डस्ट के कारण होती है। किसके कारण होती है? कॉटन डस्ट के कारण होती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है कि द हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड। हीट रेगुलेटरी सेंटर हमारी बॉडी पर कहाँ रेगुलेट होता है? तो कहाँ होता है ये? हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। वही बात करें हम लिम्बिक सिस्टम की, तो लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। किससे मिलकर बना होता है ये? थैलेमस। किससे मिलकर बना होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमाइडेला। किससे मिलकर बना होता है? एमाइडेला। इन सबसे मिलकर बना होता है लिम्बिक सिस्टम, जो क्या करें, इसको हम क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। वही बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर है। क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर है। ये हमारी वोमिटिंग को, ये हमारे वेसोमोटार सेंटर्स होते हैं, उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स एडमिनिस्टर्ड ईयर ड्रॉप टू ए 7-year-old चाइल्ड, हाउ डज नर्स पुल द पेशेंट ईयर। एक 7 साल वाले बच्चे के एक नर्स क्या कर रही है? ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर कर रही है। तो उसके ईयर को हम कैसे पुल करेंगे? तो जब भी चिल्ड्रंस में हम ईयर ड्रॉप डालेंगे, किसमें? चिल्ड्रंस में क्या करेंगे? ईयर ड्रॉप डालेंगे, तो उसके जो ईयर होते हैं उनको हम क्या करेंगे? बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड करेंगे। क्या करेंगे? बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ कैंसर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैंसर के लिए इनमें से कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन सजेस्ट करेंगे? तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है उसको बोलते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं? रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। क्या होता है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी? इसमें एंटायर प्रोस्टेट और सराउंडिंग टिश्यूज को क्या किया जाता है?
रिमूव किया जाता है। एंटायर प्रोस्टेट एंड सराउंडिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड होगी इसमें, सेमिनल वेसिकल्स पे इंक्लूड होगी। क्या होगी, सेमिनल वेसिकल्स भी क्या होगी, इंक्लूड होगी, रिमूव्ड। तो रेडियल प्रोस्टेक्टोमी क्या होता है कि एंटायर प्रोस्टेट को और साथ में उसके आसपास के टिश्यू को और सेमिनल वेसिस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। वहीं बात करें बायलेटरल ऑर्चिटेक्टोमी, तो इसमें क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर, इसमें बोथ टेस्टिस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, टेस्टिकल्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। वहीं बात करें ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP, जो प्रोस्टेटिक पार्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रोस्टेट। और वहीं बात करें ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर, तो जो ब्लैडर होते हैं, जो अर्ली स्टेज में सुपरफिशियल ब्लैडर का जो कैंसर होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज़ में लिया जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर को अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है BCG इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, BCG का यूज़ हम कौन से कार्सिनोमा को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। देखो, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो BCG का यूज़ हम कब करते हैं, BCG का यूज़ हम करते हैं TB को ट्रीटमेंट करने, TB के प्रिवेंशन के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए। लेकिन BCG का यूज़ हम एक कार्सिनोमा होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी करते हैं। किसके लिए, ये यूरिनरी ब्लैडर का जो कार्सिनोमा होता है उसको अर्ली स्टेज में यूरिनरी ब्लैडर का जो कार्सिनोमा होता है, कैंसर होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, BCG का यूज़ करते हैं। ये इंट्रावेसिकल इम्यूनोथेरेपी देते हैं, यानी कि इंट्रावेसिकल इम्यूनोथेरेपी के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इंट्रावेसिकल इम्यूनोथेरेपी का रूप में इसका करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। इसको हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे डायरेक्टली ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं। किसमें, डायरेक्टली ब्लैडर में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, थ्रू किसके, कैटेटर की सहायता से। डायरेक्टली ब्लैडर में क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे थ्रू ब्लैडर की सहायता से, कैटेटर की सहायता से। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट टू पुट द चेस्ट ड्रेन इन द चेस्ट केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन वाले केस में चेस्ट ड्रेनेज के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हैं, तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। तो आपका आंसर होगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लूरल इफ्यूजन वाले पेशेंट में चेस्ट ड्रेनेज डालेंगे। प्लूरल इफ्यूजन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन ओवरडोज। एसिटामिनोफेन ओवरडोज किसी पेशेंट में हो गया है तो उसके लिए हम कौन सा एंटीडोट हम लेंगे। तो एसिटामिनोफेन के ओवरडोज के लिए जो हम लेंगे वो है एसिटाइल सिस्टीन। क्या लेंगे? एसिटाइल सिस्टीन। वही हम बात करें हेपेरिन की। अगर हेपेरिन का ओवरडोज हो गया है, क्या हो गया है? हेपेरिन का ओवरडोज हो गया है तो वहाँ पर लेंगे हम प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट। वहीं ओपोइड्स का हो गया है तो ओपोइड्स के में हम लेंगे नैलोक्सोन। क्या लेंगे? नैलोक्सोन। और अगर किसी पेशेंट में वारफेरिन का ओवरडोज हो गया है तो वहाँ पर हम लेंगे विटामिन के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के डेवलपमेंट का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है? तो कौन सा फैक्टर है? अगर हम किसी पेशेंट को लंबे समय तक स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं, लॉन्ग समय तक हम क्या देंगे? स्टेरॉयड थेरेपी देंगे। तो लॉन्ग समय तक स्टेरॉयड थेरेपी देने के बाद उस पेशेंट में हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस होने की पॉसिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्टीरियर राउंडिंग ऑफ द थोरासिस स्पाइन इज नोन एज। पोस्टीरियर राउंडिंग ऑफ द थोरासिस स्पाइन इज नोन एज। थोरासिस स्पाइन का पोस्टीरियर राउंडिंग होना किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम से जाना जाता है खाइफोसिस। क्या बोलते हैं? खाइफोसिस। वही बात करें हम लॉर्डोसिस। जो थोरासिस रीजन है वो क्या हो जाती है? एक्सेसिव कर हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सेसिव कर हो जाती है थोरासिस रीजन, उसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। वही इसके जैसा एक और टर्म है स्कोलियोसिस। क्या है? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या हो जाता है? हमें जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लेटरल कर्वेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है? लेटरल कर्वेचरल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हमें क्या देखने को? लेटरल कर्वेचर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूल ऑफ हाफ्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट हाफ ऑफ दोज नो आर नॉट ट्रीटेड। रूल ऑफ हाफ जो हाइपरटेंशन स्टेज के लिए हम यूज़ में लेते हैं, तो रूल ये है कि हाफ ऑफ दोज नो आर नॉट ट्रीटेड। तो ये कौन सा रूल है? रूल फर्स्ट है, रूल सेकंड है, रूल थर्ड है और रूल फोर्थ है। तो वहीं बात करें हम रूल फर्स्ट की, तो रूल फर्स्ट क्या है कि ऑफ द पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नो। आधे लोगों को क्या है? ब्लड प्रेशर है लेकिन वो नहीं जानते हैं। वहीं बात करें हम दूसरे की, रूल ऑफ सेकंड की, तो हाफ ऑफ दोज नो आर नॉट ट्रीटेड। आधे लोगों को पता है, हाफ ऑफ दोज नो आर नॉट ट्रीटेड, लेकिन वो ट्रीटेड नहीं है। और रूल ऑफ थर्ड है कि हाफ ऑफ दोज ट्रीटेड आर नॉट
कंट्रोल्ड। आधे ट्रीटेड है लेकिन वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाला है कि आधे लोगों को तो ये भी पता नहीं कि उनको क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। आधे लोगों को पता है लेकिन वो ट्रीटेड नहीं है, और आधे लोगों को क्या है, ट्रीटमेंट है लेकिन वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो हाफ ऑफ दोज नो आर नॉट ट्रीटेड। तो ये क्या है, रूल ऑफ सेकंड है। क्या आएगा इसका आंसर, रूल ऑफ सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ड्रग्स ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर का जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट का, वो कौन सा है। तो टाइफॉइड के लिए हम लेते हैं सेफ्ट्रेक्सोन। क्या लेते हैं, सेफ्ट्रेक्सोन यूज में लेते हैं ड्रग्स ऑफ चॉइस। ये कौन सा है, सेफेलोस्पोरिन है। कौन सी ड्रग्स है ये, सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स हैं। कौन सी ड्रग्स है ये, सेफेलोस्पोरिन। कौन सी कैटेगरी में आती है, फ्लोरोक्विनोल्स कैटेगरी में आती है। किस में आती है, फ्लोरोक्विनोल्स कैटेगरी में आती है। तो आपका आंसर होगा फ्लोरोक्विनोल्स, राइट आंसर। सेफ्ट्रेक्सोन हम यूज में लेते हैं सेफेलोस्पोरिन, और ये किस कैटेगरी में आती है, फ्लोरोक्विनोल्स कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस ऑफ सीवियरली मालनरिश्ड चाइल्ड। जो सीवियरली मालनरिश्ड चाइल्ड है उसका मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस की रेंज क्या होगी। तो मिड आर्म सरकमफ्रेंस को हम अगर नापते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है। देखो हम बात करें कि जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस एवरेज होता है, एवरेज रेंज की बात करें हम मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस की, तो जो 8 बर्थ मिड आर्म सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, 11 to 12 सेंटीमीटर। क्या होगा, 11 to 12 सेंटीमीटर। वही बात करें हम अगर इसको मेजर्ड करेंगे 1 से 5 साल वाले बच्चे में, कितने साल वाले बच्चे में, 1 से 5 साल वाले बच्चे में, तो नॉर्मल जो रेंज होगी, नॉर्मल रेंज होगी मोर देन 12.5 सेंटीमीटर। और जो इसका कलर कोड होगा वो क्या होगा, ग्रीन। क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। वही हम बात करें माइल्ड या फिर मॉडरेट की, मॉडरेट वास्टिंग की, तो माइल्ड और मॉडरेट वास्टिंग की बात करें तो रेंज होगी 11.5 to 12.5 सेंटीमीटर, और इसका कलर होगा येलो। वहीं बात करें हम सीवियर माल न्यूट्रिशन की, तो सीवियर के लिए जो होगा लेस देन 11.5, और इसका कलर होगा रेड कलर। कौन सा कलर होगा, रेड कलर को इंडिकेट करेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, सीवियरली माल नरिश्ड चाइल्ड यानी कि लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। क्या है, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, रेड कलर कोड को शो करता है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी कितना वेट गेन करती है। तो ये वेट करेगी 11 से 14 kg वेट गेन करती है। वही बात करें हम मैटरनल की, मदर कितना करती है और चाइल्ड कितना करता है। मैटरनल की बात करें तो जो यूट्रस होती है, उस यूट्रस का जो वेट होता है वो 900 to 1000 ग्राम बढ़ जाता है। ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट का साइज भी 500 ग्राम तक एक्स्ट्रा हो जाता है। जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसका भी 1200 से 1500 ml तक बढ़ जाता है। वहीं बात करें फैट डिपोजिशन, तो इन महिलाओं में 400 ग्राम फैट डिपोजिशन होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसका लेवल भी कितना हो जाता है, 1200 ml तक एक्स्ट्रा हो जाता है। वहीं बात करें हम फीटस में, तो फीटस का जो वेट होगा वो हो गया
3000 टू 3500 ग्राम। फीटस के अंदर फीटस का स्वयं का जो वेट होगा वो कितना होगा 3000 टू 3500 ग्राम। प्लेजेंटा का वेट क्या होगा, प्लेजेंटा का होगा 500 से 700 ग्राम। और एमनेटिक फ्लूइड का, एमनेटिक जो फ्लूइड होगा उसका होगा 800 से 1000 ml। तो इस प्रकार से जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है वो 11 से 14 kg वेट गेन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 1989 में। कब किया गया? दिसंबर 1989 में। ये प्रोग्राम पहले 1963 में नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से चलता था। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से 1963 से चल रहा है। तो फिर इसका रीनेम्ड करके, इसका नाम चेंज करके क्या रखा, इसको रीनेम्ड करके नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1989 में, दिसंबर 1989 में। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन से प्रोग्राम को बदलकर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम किया गया? तो कौन से प्रोग्राम को? नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम को। कब स्टार्ट हुआ था? 1963 में हुआ था नेशनल गोइटर प्रोग्राम। और नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हुआ था 1989 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल आर इन विच लेवल ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। जो मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अपेक्स हॉस्पिटल्स हैं, ये कौन से लेवल ऑफ हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं NRHM में? तो यही हम बात करें, जो PSC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिस्टम है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिस्टम है, इसके अंदर आते हैं सब सेंटर और PSCs, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिस्टम। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिस्टम इसके अंदर आते हैं सब सेंटर और PSC। वहीं बात करें हम सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी के अंदर आते हैं जितने भी CSC होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CSC किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी हेल्थ सेंटर के अंदर। और वहीं बात करें हम टर्सरी की, तो टर्सरी के अंदर आते हैं मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल या फिर सुपर स्पेशलिस्टी। जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? टर्सरी के अंदर आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन बताया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज है वो क्या है? टर्सरी है, लेकिन अपेक्स हॉस्पिटल क्या है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो ये किसका आंसर आएगा? तो आपका आंसर होगा मेडिकल कॉलेज किसके अंदर आएंगे? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। आपका आंसर होगा B। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन। परसेंटेज ऑफ ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन को हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे? माल न्यूट्रिशन को क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासीफाइड करेंगे। और क्लासीफाइड करेंगे तो नॉर्मल जो वैल्यूज़ होगी वो नॉर्मल क्या होगी? मोर देन 80 होगी। क्या होगी? मोर देन 80 होगी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नॉर्मल वैल्यू होगी। वहीं बात करें हम ग्रेड फर्स्ट की, ग्रेड फर्स्ट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो उसकी वैल्यू होगी 71 to 80%। इसको हम बोलेंगे माइल्ड।
ग्रेड सेकंड में आएगी 61 to 70 मॉडरेट। थर्ड में आएगी 51 to 60 सीवियर। और फोर्थ में आएगी लेस देन 50% वेरी सीवियर। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेड फर्स्ट, तो ग्रेड में क्या आएगी 71 से 80%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। प्रेजेंटली प्रेजेंटली हु इज द डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। एट प्रेजेंट WHO का डायरेक्टर कौन है, तो कौन है इसका डायरेक्टर, डॉक्टर टेड्रोस एडनम इसका क्या है डायरेक्टर है, क्या है डॉक्टर टेड्रोस। क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में और नए MCQs के साथ। तब तक के आप हमारे चैनल्स पर बने रहें। थैंक यू सो मच।